हेलो। नमस्कार साथियों। एजुकेशन हब मास्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीएसटीसी एग्जामिनेशन 2023, बीएसटीसी पीटीटी 23। तो पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान जीके में कछवाहा राजवंश का संपूर्ण इतिहास करने जा रहे हैं। कछवाहा राजवंश आमेर और अलवर के अंतर्गत है। आमेर वर्तमान जयपुर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जब हम कछवाहा अलवर के बारे में बात करें तो हम चलते हैं अलवर में कछवाहा वंश, जहाँ पर नरुका शाखा का राज्य होता है, जो मिर्जा राजा जयसिंह के कल्याण सिंह नरुका को माचेड़ी की जागीर दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह होता है, उन्होंने कल्याण सिंह नरुका होते हैं, उनको माचेड़ी की जागीर देता है। तो वहाँ से अलवर का कछवाहा वंश से शासन शुरू होता है। इनके प्रथम राजा की बात करें तो आते हैं प्रताप सिंह, जो माचेड़ी के सामंत थे और 1775 में अलवर पर अधिकार करके अपनी राजधानी अलवर को बनाते हैं। उसके बाद में बात करें उसके बारे में बात करते हैं बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह ने 1803 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है और बख्तेश एंड चंद्र सखी के नाम से कविताएं लिखता है। कवि के नाम से प्रसिद्ध होता है बख्तेश एंड चंद्र सखी शीर्षक नाम करके कविताएं लिखता है। उसके बाद में आता है विनय सिंह, जिन्होंने अलवर में मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। मूसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। अपनी रानी शीला के याद में सिलीसीड झील का निर्माण करवाता है और विनय सिंह को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं जय सिंह, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930 में भाग लेते हैं। BHU AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सनातन धर्म कॉलेज लाहौर में आर्थिक सहायता देता है। इसके बाद में यदि आगे इनकी बात करें तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर देता है। और उसके बाद में ये 1921 में, और इस समय नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बनते हैं गंगा सिंह महाराजा बीकानेर। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम होता है, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर देते हैं, और इनके इसके अध्यक्ष बनते हैं 1921 में गंगा सिंह महाराजा बीकानेर। उसके बाद में कहते हैं कि हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित करते हैं और 10 दिसंबर 1903 में बाल विवाह और उसके साथ ही अनमेल विवाह पर रोक लगा लेता है। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करता है। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग वो जब आता है तो यहाँ पर सरिस्का महल का निर्माण करवाता है। और उसके बाद में 1933 के ईस्वी के तिजारा दंगों के बाद में अंग्रेजों ने जय सिंह को हटाकर पेरिस भेज दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। 1933 में तिजारा दंगों के बाद में जय सिंह को हटाकर पेरिस भेज दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आते हैं तेज सिंह। तो तेज सिंह के बारे में ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन तेज सिंह के बारे में यह है कि आज़ादी के समय अलवर का राजा होता है, यानी कि 1947 के बाद में, और महात्मा गांधी की हत्या में तेज सिंह की संदिग्ध भूमिका रहती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तेज सिंह को निर्दोष करार देता है। सुप्रीम कोर्ट तेज सिंह को निर्दोष करार देता है। नेक्स्ट
बात करें तो जयपुर के कछवाहा राजवंश है। तो जयपुर के कछवाहा राजवंश की बात करें तो यहाँ पर कछवाहा वंश, और ये कछवाहा जो भगवान राम हैं उनके वंशज हैं, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक कहा जाता है। कुलदेवी इनकी जमुआई माता और इष्ट देवी है शिला माता है। इनके प्रथम राजा की बात करें तो आता है दुल्हराय या फिर तेजकरण। दुल्हराय 1137 में नरवर यानी कि एमपी से आता है और बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में रामगढ़ के मीणा राजा को हराकर जम्बुआई माता का मंदिर बनवाता है। यहाँ पर रामगढ़। और आगे बात कर रहे हैं कोकिल देव की। इसके बाद में आते हैं कोकिल देव की बात करते हैं तो 1207 में आमेर पर अधिकार करता है और पहले आमेर पर मीणा राजाओं का अधिकार होता है इसके समय में, कोकिल देव के समय। उसके बाद में आते हैं भारमल 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और इसके साथ ही राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। राजस्थान का ये ऐसा पहला राजा है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और अपनी बेटी है हरखाबाई, उसकी शादी अकबर के साथ में करता है, वो भी सांबर में। और इसके बाद में अकबर ने हरखाबाई मरियम उजमानी की उपाधि देता है। हरखाबाई को मरियम उजमानी की उपाधि देता है और जहांगीर हरखाबाई का बेटा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं भगवंत दास सरनाड़ गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाते हैं। इसलिए अकबर इसे झंडा देकर व नगाड़ा बजाकर सम्मानित करते हैं और अपनी बेटी भगवंत दास अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर से करता है। जहांगीर ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि देता है और खुसरो मानबाई का बेटा होता है। और जहांगीर की शराब पीने की आदत से मानीबाई ने आत्महत्या कर लेती है। जो मानीबाई होती हैं वो जहांगीर ज़्यादा शराब पीता है और उसकी आदत बहुत ख़राब होती है शराब के कारण, तो वो इससे परेशान होते हुए आत्महत्या कर लेती हैं। नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो आते हैं बात करें तो आते हैं मानसिंह अकबर के 5000 व बाद में 7000 का मनसबदार बनाया जाता है। मानसिंह एक ऐसा राजा है जो अकबर के यहाँ पर 5000 और 7000 का मनसबदार भी बनता है। अकबर ने बिहार, काबुल, बंगाल का गवर्नर भी स्थापित किया था मानसिंह को, और इसके साथ ही मानसिंह ने बिहार में मानपुर व बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना भी की थी। इसके साथ ही पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति लेकर आमेर में स्थित करता है और इसके साथ ही जो आमेर के महलों का निर्माण है वो भी करवाता है। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाता है और आगे ये रानी कनकवती हैं अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण करवाती हैं। मानसिंह की जो पत्नी है रानी कनकवती, वो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है और इस मंदिर में मीरा की चित्तौड़ वाली मूर्ति है। जो श्री कृष्ण भगवान की चित्तौड़गढ़ में जो मूर्ति होती हैं, वो जिनकी पूजा मीराबाई करती हैं, वो मूर्ति इसी मंदिर में है। इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि मिर्जा राजा, फर्जनंद जो दत्तक पुत्र कहते हैं जिसका अर्थ होता है, ये तो अकबर ने दिया था। और इनके दरबारी कवि की बात करें,
इनके दरबारी कवि की बात करें तो पुंडरीक विठल, जिन्होंने रागमाला, रागमंजरी और राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय आदि लिखे हैं। तो आगे बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 यानी कि 46 वर्ष राज किया। 46 वर्ष तक आमेर में अपने वंश में सर्वाधिक राज किया। इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने जीवन में और आमेर के राज्यकाज में राजाओं में सबसे ज़्यादा राज करने वाले राजा हैं। 46 वर्ष राज किया। इसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय यानी कि तीनों राजा के समय तक काम किया। और इसके साथ ही शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी इनको। इनका नाम जयसिंह है, लेकिन शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और औरंगजेब ने इसे वीर शिवाजी के खिलाफ लड़ने हेतु भेजा और 1665 में पुरंदर की संधि वीर शिवाजी के साथ में करता है। इसके साथ ही जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाता है और जिसे चिल्हे का टोला भी कहा जाता है। और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो बिहारी दास जी है, जो बिहारी सतसई लिखते हैं। बिहारी दास जी बिहारी सतसई लिखते हैं। और इसके बाद में आगे बात करें हैं कुलपति मिश्र, सेकंड दरबारी कवि है, जिन्होंने बिहारी का भाणजा लिखता है, जिसमें इसने 52 पुस्तकों की रचना की है। इस बिहारी का भाणजा, इसके अंतर्गत 52 पुस्तकों की रचना होती है। बिहारी का भाणजा और इसमें 52 पुस्तकों की रचना होती है। इसके साथ ही जिनसे मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण आक्रमणों की जानकारी भी मिलती है। इन 52 पुस्तकों में मिर्जा राजा जयसिंह ने जो भी दक्षिण भारत में या फिर दक्षिण भारत में जो भी आक्रमण किए हैं उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं स्वाई जयसिंह, जिन्होंने 43 वर्ष तक राज किया, जो 1700 से 1743 तक राज करते हैं, 43 वर्ष। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ में काम किया। और जब इनकी बात करें, औरंगजेब के बेटों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जिसमें जयसिंह ने आजम का साथ दिया। जो आजम खां होते हैं उनका साथ देते हैं, परंतु आजम जीत जाता है, परंतु मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह कालांतर में आमेर पर आक्रमण करता है और आमेर का नाम इस्लामाबाद कर देता है, फिर मोमिनाबाद कर देता है। स्वाई जयसिंह को हटाकर विजय सिंह को राजा बनाता है और 1708 में हुए देबारी समझौते के बाद में स्वाई जयसिंह को पुनः वापस आमेर का राजा बना दिया जाता है। 1708 में 3 राजा होते हैं, स्वाई जयसिंह आमेर के राजा, राव चंद्रसेन जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा। हाँ, ज़्यादातर यही है, इनका चांस यही है। और उसके साथ में ही एक और होते हैं, जोधपुर के, आमेर के और अजीत सिंह। हाँ, अजीत सिंह जोधपुर के होते हैं और इसके साथ में एक और राजा होते हैं मेवाड़ के राजा होते हैं जोधपुर के अजीत सिंह होते हैं। और मेवाड़ के नेक्स्ट बार बताऊंगा आपको। 1708 में जो देबारी समझौता होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर अभियान की। भरतपुर अभियान में दौरान जो मोहकम सिंह के खिलाफ ये बदन सिंह का साथ देता है। और भरतपुर अभियान के दौरान मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ देता है कौन? स्वाई जयसिंह। तब युद्ध उपरांत बदन सिंह स्वाई जयसिंह को डी की जागीर देता है और ब्रजराज की उपाधि देता है। भरतपुर अभियान के बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज सरोवर की उपाधि भी दी और
उसके बाद में होता है गंगवाना युद्ध जो 1741 में होता है, और इसमें अभय सिंह जोधपुर वर्सेस जोरावर सिंह बीकानेर, और बीकानेर जोरावर सिंह के साथी स्वाई जय सिंह होते हैं। और इसके अंतर्गत स्वाई जय सिंह के वर्सेज में होते हैं मराठा, जिसमें से और जब नेक्स्ट बात करते हैं इनके और भी 3 युद्धों की, जिसमें युद्ध पिलसुदा नाम करके एक युद्ध होता है, जो एमपी में आज वर्तमान में पिलसुदा एमपी में है, जो 1715 में होता है, और ये इसमें जय सिंह विजेता रहते हैं, स्वाई जय सिंह विजेता रहते हैं। उसके बाद में आती हैं मंदसौर एमपी में, जो 1733 में होता है, और इसमें मराठा विजयी रहते हैं। और रामपुरा वर्तमान में कोटा में स्थित है, जो 1735 में होता है, और इसमें मराठा विजयी रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बालाजी बाजीराव मराठा होते हैं, उन्होंने 1741 में स्वाई जय सिंह के साथ में धौलपुर समझौता करते हैं, और स्वाई जय सिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बनता है। स्वाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो स्वाई जय सिंह ने 1728 में अश्वमेघ का आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित होते हैं पुंडरीक रत्नाकर। और इसके साथ ही बात करें तो दीप सिंह कुंभानी घोड़े को पकड़ लेता है। जो अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसे दीप सिंह कुंभानी जो होते हैं वो घोड़े को पकड़ लेते हैं। और इसके स्थापत्य कला की बात करते हैं तो जो जयपुर नगर है उसकी स्थापना करता है 18 नवंबर 1727 में, जिनके वास्तुकार होते हैं विद्याधर भट्टाचार्य, और उसके साथ में सहयोग होता है पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा। और इसके साथ में जयपुर को चीन के कैंटन व इराक के बगदाद की तरह बसाता है, और 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया जाता है। इसके साथ ही भारत का पहला नियोजित शहर भी है। भारत के पुरानी जो सभ्यता हैं उनके अंतर्गत नियोजित शहर होता है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के आसपास, और वर्तमान में आधुनिक काल में या फिर मध्यकाल में जयपुर होता है भारत का सुरक्षित और नियोजित शहर। पहले इस स्थान को शिकार होदी भी कहते हैं, और इसके निर्माण में सबसे पहले बादल महल का निर्माण करवाता है जयपुर के अंतर्गत। और उसके बाद में जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनाता है, और जयपुर का पहरेदार किला भी कहलाता है। नाहरगढ़ का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ भी है। फिर आता है चंद्र महल, सिटी पैलेस, जो वर्तमान में जयपुर में सिटी पैलेस है। ये राजा का महल होता है जिसमें राजा अपना रहता है और राजकाज करता है। जब आगे बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर, ये जयपुर के राजा खुद को इनका दीवान मानते हैं। जयपुर के जो राजा हैं वो गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। जैसे कि मेवाड़ के राजा भी भगवान का अपने को दीवान मानते हैं। उसी तरह गोविंद देव जी के दीवान जयपुर के राजा अपने को मानते हैं। इसे राजत्व का देवी सिद्धांत भी कहा जाता है। और गौड़ीय संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है चैतन्य महाप्रभु, उसका मंदिर का निर्माण भी करवाता है। जल महल है, उसका निर्माण करवाता है मानसागर झील के अंतर्गत, और यहाँ अश्वमेघ के पुरोहितों के लिए रुकने की व्यवस्था भी यहीं पर होती है, इसी जल मंदिर के अंतर्गत। और नेक्स्ट बात करते हैं पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर लेकर आता है। और इसके आगे की बात करें तो ये जंतर मंत्र जो खगोलीय वेधशाला हैं, और इनका अन्य नाम होता है यंत्र मंत्र, और 5 जंतर मंत्र सौर वेधशालाएं खोलता है।
जिसमें सौर वेधशालाओं की निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत दिल्ली जो सबसे पहले बनाता है, जयपुर जो सबसे बड़ी होती है, और उसके साथ में उज्जैन बनाता है, और मथुरा और बनारस 5 जगह जंतर मंतर वेधशालाएं बनाता है। इसके साथ ही जयपुर जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी हमारे लिए एक खास बात है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आने के लायक हैं कि जयपुर की किस वस्तु या फिर स्थान को विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, या फिर कब शामिल किया गया। जयपुर जंतर मंतर को 2000 यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 2010। जब नेक्स्ट बात करें तो इनके बारे में पुस्तकें जय सिंह कारिका 1725 में जीज मुहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी तैयार करवाता है। और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं पुंडरीक रत्नाकर, और ये जो पुस्तक लिखते हैं तो जय सिंह कल्पद्रुम नाम करके पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद में आते हैं पंडित जगन्नाथ, जो सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुक नाम करके पुस्तकें लिखती हैं। और उसके बाद में आता है केवल राम जो होते हैं वो लोगेरिद्य नामक फ्रेंच किताब का संस्कृत अनुवाद करते हैं। लोगेरिद्य नाम करके फ्रेंच किताब है, उनका संस्कृत में अनुवाद करते हैं। और उसी के साथ में नयन चंद्र मुखर्जी होते हैं, जो ऊकर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद करते हैं। जब इनके नेक्स्ट कार्यों की बात करते हैं तो मुहम्मद केरी और मुहम्मद शरीफ होते हैं। इन्हें विदेशों में पुस्तक लेने के लिए भेजा जाता है। और सूरत खाना नामक चित्रकला की स्थापना भी करवाता है स्वाई जय सिंह। कालांतर में स्वाई जय सिंह के 2 बेटे यानी कि ईश्वर सिंह व माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ता है, और उसमें राजा बनते हैं ईश्वरी सिंह। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ईश्वर सिंह के बारे में, और ईश्वर सिंह राजकाज के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वरी सिंह राजमहल यानी कि टोंक का युद्ध लड़ते हैं, जो 1747 के अंतर्गत बनास नदी के किनारे होता है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध होता है। इसमें ईश्वरी सिंह विजयी रहते हैं। ईश्वरी सिंह का साथ देने वाला राजा होता है सूरजमल, जो भरतपुर का प्लेटो, जाटों का अफलातून आदि नामों से जाना जाता है। ईश्वर सिंह ने माधो सिंह का साथ देने वाले राजा हैं जगत सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के, उमेद सिंह जो बूंदी के होते हैं, और दुर्जन साल कोटा के होते हैं। और ईश्वरी सिंह ने जीत के उपलक्ष्य में ईसर लाट यानी कि सरगासूली का निर्माण भी करवाता है। और उसी के साथ में जो बगरू का युद्ध होता है, वो बगरू जयपुर में वर्तमान में है, और वो होता है 1748 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाइयों के मध्य होता है, जिसमें माधो सिंह विजयी रहते हैं। इसके अंतर्गत ईश्वरी सिंह का साथ देने वाले राजा होते हैं सूरजमल, भरतपुर, वही जाटों के प्लेटो, अफलातून, और माधो सिंह के साथ देने वाले जगत सिंह, उमेश सिंह और दुर्जन साल, और इसके साथ ही मराठा होते हैं। माधो सिंह को 5 परगने देते हैं और बूंदी का राजा बनाया जाता है। मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हर जाने के लिए परेशान करने पर ईश्वरी सिंह ईसर लाट में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं माधो सिंह, स्वाई जय सिंह के पुत्र और इसी ईश्वरी सिंह के भाई की। तो इसमें आता है माधो सिंह 1750 से 1768 तक राज करता है और 18 साल राज करता है। 1751 में जयपुर में
4,000 मराठों का कत्लेआम करवाता है। इसके साथ ही काकीड़ का युद्ध जो वर्तमान में टोंक में है 1759 माधो सिंह और मराठा के बीच में होता है, जिसमें माधो सिंह विजयी रहता है और 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करवाता है और चाकसू में शीतला माता का मंदिर भी बनवाता है। चाकसू में शीतला माता का मंदिर भी बनवाता है और जयपुर जो वर्तमान में मोती डूंगरी है उनके महलों का निर्माण भी करवाता है। और इसके साथ ही मराठों के खिलाफ सर्वाधिक युद्ध जयपुर वालों ने लड़े, ये इनके लिए मुख्य बात है। ये आपको नोट के रूप में लिखाई जा रही है। आपके लिए ये मुख्य बात है नोट के लिए। नोट करके कॉपी में नोट करें कि मराठों के खिलाफ सर्वाधिक युद्ध जयपुर वालों ने या फिर आमेर वालों ने लड़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं प्रताप सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं प्रताप सिंह के बारे में। प्रताप सिंह तुंगा का युद्ध लड़ता है जो 1787 में होता है और प्रताप सिंह वर्सेस मराठाओं के मध्य होते हैं। प्रताप सिंह विजयी रहते हैं इसमें और प्रताप सिंह का साथ विजय सिंह जोधपुर वाला देता है। इसके साथ ही मराठाओं का साथ देने वाले महादजी सिंधिया होते हैं जो मराठों का साथ देते हैं। उसके बाद में होता है पाटन का युद्ध जिसमें 1799 में होता है और जो अजमेर में होता है और इसमें प्रताप सिंह वर्सेस मराठा होते हैं और इसमें मराठा विजयी रहते हैं। और इनमें साथ देने के लिए विजय सिंह होते हैं प्रताप सिंह का और मराठों का साथ देने होते हैं डी बोई, फ्रांसीसी कमांडर होता है वो साथ देता है। इस युद्ध में मराठे जीत जाते हैं और इसके अंतर्गत विजय सिंह जो जोधपुर होता है उसने मराठा सेनापति जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देता है और इसी के साथ ही इस हत्या के कारण विजय सिंह को मराठों को अजमेर का तारागढ़ किला देकर समझौता करना पड़ता है। मालपुरा का युद्ध होता है 1800 के अंतर्गत जिसमें प्रताप सिंह वर्सेस मराठा होते हैं और इसमें मराठा विजयी रहते हैं। और इसी के साथ ही भीम सिंह जो जोधपुर का होता है जो साथ देता है और मराठों का साथ देता है दौलत राव सिंधिया। इसी के साथ में विजेता में अब जैसे विजेता की बात करें तुंगा में प्रताप सिंह रहते हैं जो 1787 में होता है। उसके बाद में पाटन में होता है वो जिसमें मराठे रहते हैं विजेता और जो 1789 में रहता है युद्ध। और मालपुरा का युद्ध मराठे इसमें जीतते हैं और 1800 में ये होता है। इसी के आगे बात करते हैं। अगर प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाता है। वर्तमान में जो 5 मंजिला हवा महल जयपुर में स्थित है उसका निर्माण करवाता है और इसकी इमारत 5 मंजिला होती है और आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुखौटे के अनुसार होती है। मुखौटा ऊपर ऊपर जाते जाते जैसे धार कटिंग होती है उसी हिसाब से बनाता है और जिसमें 953 झरोखे होते हैं और इन झरोखों से रानियां तीज व त्यौहार गणगौर की सवारियां देखती हैं। और इसी के साथ में वास्तुकार इनके होते हैं लालचंद उस्ता। हवा महल निर्माण करवाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है ताकि रानियां और कुंवरियां हर किसी प्रोग्राम को देख सके आसानी से। इसके बाद में बात करते हैं इनके हवा मंदिर के हवा महल होता है उसके अंतर्गत जो 5 मंजिल होती हैं उनके नाम भी होते हैं। सबसे ऊपरी मंजिल होती है उसका मंदिर नाम होता है हवा मंदिर। उसी के साथ में जो द्वितीय नीचे होती है मंजिल उसका नाम होता है प्रकाश मंदिर। और उसके बाद में होता है विचित्र मंदिर, उसके बाद में रतन मंदिर, उसके बाद में शरद मंदिर। पुनः एक बार रट लीजिए, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और शारदा मंदिर और सबसे ऊपर होती हैं हवा मंदिर। प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता है और काव्य गुरु उनके होते हैं गणपति भारती और संगीत गुरु इनके होते हैं चांद खां और
उपाधि बुद्ध प्रकाश थी। इनकी जो उपाधि है वो थी बुद्ध प्रकाश। और इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो पुस्तक होती है स्वर सागर। जब नेक्स्ट बात करते हैं इनके संगीत सम्मेलनों की, इन्होंने संगीत सम्मेलन का आयोजन भी किया है। संगीत सम्मेलन का आयोजन करता है, उसकी अध्यक्षता देवर्षि ब्रजपाल भट्ट करता है। और इसी के साथ में प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल भी माना जाता है। जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है प्रताप सिंह का शासनकाल। इसी के साथ में जब आगे बात करें तो इसने चित्रकला स्कूल का निर्माण भी करवाया था। और इसकी शासनकाल में लालचंद नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता है। लालचंद नाम करके चित्रकार होते हैं, वो पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाते हैं। प्रताप सिंह तमाशा लोकनाट्य के लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आता है। और इसके दरबार में कुल 22 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन आने लायक है, गंधर्व बाईसी क्या थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह के दरबारी कवि 22। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रताप सिंह के जो 22 दरबार में राजा थे, जो विद्वान कवि थे, उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा गंधर्व बाईसी करेक्ट। नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो आते हैं जगत सिंह की बात करते हैं तो जयपुर का बदनाम शासक भी कहलाता है। इन्होंने इसकी जो प्रेमिका होती है रसकपुर, जो शासन कार्यों के अंतर्गत अत्यधिक हस्तक्षेप करती हैं। और इसी के साथ में कालांतर में रसकपुर को नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया जाता है। और 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट बात करते हैं राम सिंह द्वितीय, जो 1835 से 1880 तक राज करता है। 1835 से 1880 तक राज करता है। इसमें कम उम्र में राम सिंह राजा बनता है। और इनके संरक्षक होते हैं जॉन लूडलो ने सती प्रथा, समाधि प्रथा और कन्यावध और मानव व्यापार पर रोक लगाता है। और इसी के साथ ही 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ये साथ देता है राम सिंह द्वितीय। जयपुर के राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज होते हैं उनका साथ देते हैं। इसी के साथ में अंग्रेजों ने सितार-ए-हिंद की उपाधि देता है और कोटपुतली परगना अंग्रेज इन्हें दे देते हैं। और हाँ, आगे हम बात करते हैं राम सिंह द्वितीय के बारे में, जिन्होंने 1835 से 1880 तक राज किया। और इन्होंने कम उम्र में ये राजा बन गए थे। संरक्षक इनके थे जॉन लूडलो ने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और इसी के साथ में जो मानव व्यापार पर रोक लगा दी थी। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट बात करते हैं तो अंग्रेजों ने सितार-ए-हिंद की उपाधि व कोटपुतला परगना दिया। कोटपुतली वर्तमान में जयपुर में है। उसके आगे की बात करते हैं तो कला को बढ़ावा देने के लिए 1857 में मदरसा-ए-हुनरी का स्थापना करता है। और इसी के साथ ही ये वर्तमान में इसे राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल भी कहा जाता है। जो मदरसा-ए-हुनरी है, इसे वर्तमान में आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल भी कहा जाता है। इसी के साथ में 1866 में कांतिचंद मुखर्जी की सलाह पर कन्या विद्यालय की स्थापना करवाता है। और इस जो किसी भी रियासत में पहली बार होती है, यानी कि पूरे राजस्थान के अंतर्गत पहला कन्या विद्यालय होता है। इसी के साथ में जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाता है। और 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी करवाता है। इसी के साथ में इनके वास्तुकारों की अगर बात करें, अल्बर्ट हॉल है, इनके वास्तुकार की बात करें तो स्टीवन जैकब और रामनिवास बाग का
निर्माण भी इसके साथ में करता है। और इसी के साथ में आगे इनके राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में गुलाबी यानी गेहरू रंग करवाया था। गुलाबी जो जयपुर का जो गुलाबी रंग है वो राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। और इनके साथ में जो ब्लू पॉटरी है उसका जयपुर में लोकप्रिय भी उस समय हुई। नेक्स्ट बात करते हैं माधो सिंह द्वितीय, जिन्होंने बब्बर शेर भी कहा जाता है, जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। और इन्होंने BHU के लिए 5 लाख रुपए चंदा भी दिया था। इसी के साथ में बात करें तो सिटी पैलेस में जो मुबारक महल है उसका निर्माण करवाता है। और इसके साथ ही अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ 9-1 जैसे महल बनवाता है। 9-1 जैसे महल बनवाता है। इसी के साथ में बात करें तो 1904 में ये डाक व्यवस्था राजस्थान में पहली बार शुरू करता है जयपुर के अंतर्गत। और आगे बात करते हैं हम मानसिंह द्वितीय के बारे में। मानसिंह द्वितीय के बारे में बात करें तो ये आज़ादी के समय जयपुर का राजा होता है। और इसकी बात करें जयपुर का पहला और अंतिम राज प्रमुख भी यही होता है। इसकी रानी गायत्री देवी जो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा की सदस्य बनती हैं 1962 के अंतर्गत। और इसकी आत्मकथा होती है द प्रिंसेस रिमेंबर। तो आज का कछवाहा राजवंश का संपूर्ण इतिहास कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जैसलमेर के भाटी राजवंश का। और आज का यहीं तक समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसलमेर के भाटी राजवंशों के साथ में। चलिए, धन्यवाद। और मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।